हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ स्टार्ट किया था। हम लोगों ने मीनिंग ऑफ एनपीओ डिस्कस किया था। हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि एनपीओ अकाउंट्स के रूप में तीन चीज बनाती है: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ ही साथ इस चैप्टर में यूज होने वाला जो टर्मिनोलॉजी था उसका मीनिंग एंड ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने सीखा था और आपको कहा गया था कि ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी का मीनिंग और ट्रीटमेंट आपको लर्न करना है। आई होप एज अ सिंसियर बच्चे आपने इन सारे चीजों को अच्छे से मगअप किया है और आप फुल्ली प्रिपेयर हो आज की क्लास के लिए। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक एनपीओ अकाउंट्स के रूप में तीन चीज बनाता है: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम लोगों को उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। तो आज कॉपी के फ्रेश पेज में जाइए और कैप्शन दीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का तो नंबर वन आप क्या बोलिएगा? इट इज क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश बुक। जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक है। यहां पर सारे के सारे कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी पैसा आ रहा है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, जो भी पैसा जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, तो ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड विथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। तो सारा का सारा जो भी मेरा रिसिप्ट्स है, सारे का सारा पेमेंट जो कि कैश एंड बैंक मोड में किया हुआ हो, उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को यहां रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, साथ ही ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांजेक्शन किस नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, किसी भी नेचर का ट्रांजेक्शन हो, यहां पर हर नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ऑल कैपिटल, ऑल ट्रांजेक्शन whether of capital in nature or revenue in nature are recorded here। तो ट्रांजेक्शन किसी भी नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी तरीके से अगर पैसा का आना है तो रिकॉर्ड होगा, जाना है तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस पीरियड का पैसा उससे हम लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं है। किसी भी पीरियड का पैसा है, चाहे वो प्रीवियस पीरियड का पैसा है, चाहे वो करंट पीरियड से रिलेटेड पैसा है या फिर वो आने वाले पीरियड से रिलेटेड पैसा है, या आप किसी भी पीरियड का पेमेंट करो, चाहे आप प्रीवियस पीरियड का पेमेंट करो, चाहे आप करंट पीरियड का पेमेंट करो या चाहे आप किसी आने वाले पीरियड का पेमेंट करो, एनी रिसिप्ट्स और पेमेंट बिलोंगिंग टू एनी पीरियड आर रिकॉर्डेड हियर। ठीक है, तो ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बिलोंगिंग टू एनी पीरियड, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बिलोंगिंग टू एनी पीरियड आर रिकॉर्डेड हियर। ठीक है, किसी भी समय का आपको पैसा आ रहा हो, किसी भी समय के लिए पैसा जा रहा हो, आप हर एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और कंक्लूजन वाइज आप ये बात तो बोल ही सकते हैं कि हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बोलो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो तीन ऐसा ट्रांजेक्शन है जो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। तो बहुत सिंपल फंडा है रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का। ठीक है, तो सरल शब्दों में अगर आपको बोला जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? ये कैश बुक का समरी होता है। सारे के सारे रिसिप्ट्स और सारे के सारे पेमेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सारे के सारे रिसिप्ट्स को और सारे के सारे पेमेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
चाहे वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो सारे का सारा कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, ये सब का यहां पर रिकॉर्डिंग नहीं होता है। नोट्स के पेज नंबर 1 में आपने ये थ्योरी पढ़ा होगा, वहां पर हमने ये सब चीज लिख के दिया है। ठीक है, यहां पर हमने उसको सिंप्लीफाई करवा के आपको लिखवा दिया है। और हम लोग अब क्या करेंगे, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। तो कम टू द नोट्स, क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स में आइए। एज यूजुअल जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, आइए उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो ये चैप्टर वहां पर दोबारा आता है, ये चैप्टर वहां पर दोबारा पूछा जाता है। पर वहां पर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है, क्योंकि आपने फाउंडेशन में एनपीओ चैप्टर पढ़ लिया है। तो वहां एडवांस लेवल ऑफ एनपीओ का क्वेश्चन आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन रिसिप्ट, तो ये सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर परचेज खर्चा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में। पोस्टेज स्टेशनरी क्रेडिट साइड में। कोई भी अगर आपको नॉमिनल अकाउंट दिया हुआ है और क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको एक्सपेंसेस मानेंगे। लॉकर रेंट रिसिप्ट बोल रहा है तो ये इनकम है, ये डेबिट साइड में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है। तो आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, किसके बुक्स में बना रहे हैं, नाम तो दिया नहीं है। तो सिंपली हमको बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो ये बना लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट लीजिए। यहां पे रिसिप्ट्स पेमेंट्स का कॉलम लिया जाता है। यहां पर जो कॉलम लेते हैं, यहां लिखेंगे रिसिप्ट्स और यहां लिखेंगे पेमेंट्स। ठीक है, और कॉर्नर में DRCR। प्रेजेंटेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको पता है। तो नॉर्मल फॉर्मेट लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर की जगह रिसिप्ट लिखेंगे और एक पर्टिकुलर की जगह पेमेंट्स लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्मेट लेना है। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस BD और इनर कॉलम में लिखते हैं सबसे पहले कैश इन हैंड और उसके बाद कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 2000 रुपए और कैश एट बैंक है 6000 रुपए। तो ये जो प्रेजेंटेशन सिखाया जा रहा है इसको रिजिडली फॉलो करोगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, ₹3000। उसके बाद डोनेशंस, उसके बाद फर्नीचर परचेज, $1600। जनरल एक्सपेंसेस 1000। पोस्टेज 400। स्टेशनरी 600। लॉकर रेंट रिसीव्ड 1800।
ऑफिस एक्सपेंसेस 800, फिर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, इनर कॉलम में कैश इन हैंड जो कि दिया हुआ है एंड कैश एट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर में निकालना है। कैश इन हैंड हमको दिया हुआ है 7000, तो ये टोटल कर लीजिए 8000, 3000, 2400, 1800, 15200 रुपए। खर्चा माइनस करिए, यहां आएगा 10,800, जिसमें 7,000 कैश है, तो 3,800 क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर कैश एट बैंक। प्रेजेंटेशन यही है बच्चों, इसलिए हम इसको इस तरीके से आपको बनाकर दिखाए। यही प्रेजेंटेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। अब देखो ये कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ये तो खैर हम लोग का ओपनिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन का पैसा, डोनेशन का पैसा, लॉकर रेंट का पैसा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये कैसा है, रेवेन्यू नेचर है, तो रेवेन्यू नेचर का केवल इस क्वेश्चन में रिसिप्ट था। पेमेंट का बात करें तो फर्नीचर जो खरीद रहे हो ये कैसा पेमेंट है, ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये क्या है, रेवेन्यू नेचर है। तो हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर का है। कोई भी रिसेप्शन पेमेंट हम लोग को हर तरह का रिसेप्शन पेमेंट रिकॉर्ड करना है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन हम बनाए, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको मैच किया जाएगा और इजी है ना। ना तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिकली हम लोग को यही सीखना था बनाना, जो कि बहुत इजी होता है ना। ये सारे सबको तो आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो। आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको एमसीक्यू के रूप में दे दे और आपसे पूछेगा बताओ क्लोजिंग बैंक कितना, तो आप इसको तो कैलकुलेटर में भी जोड़ सकते हो, आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत थोड़ी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को कैलकुलेटर में क्या करो, ऐड करो। अब जो पैसा आया कैलकुलेटर में ऐड करते चलो और जो पैसा का पेमेंट करते चलो उसको कैलकुलेटर में माइनस करते चलो और इक्वल दबाओगे तो आपका आ जाएगा कैश एट बैंक 3800। तो ऐसा ऐसा सम आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है। वहां बैठ कर रोने मत लग जाना, इतना बड़ा बड़ा सम दे दिया 1 मार्क का क्वेश्चन में या 2 मार्क का क्वेश्चन, ये 1 मार्क 2 मार्क का ही क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी आपसे 10 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिवली अगर क्वेश्चन पूछा गया तो सब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज रखेगा नहीं, 2 to 3 मार्क्स, उससे ज्यादा का ये वेटेज है नहीं इसका। खैर अभी तक एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने नहीं आया है, ठीक है, पर अगर आएगा भी तो कोई दमखम है नहीं, इजिली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हम लोग क्या सीखे थे, अकाउंट्स के रूप में एक एनपीओ क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ वर्किंग नोट सीखना होगा, जिसमें नंबर 1 सीखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स का। कॉपी में कैप्शन दीजिए कंज्यूमेबल गुड्स। लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था कि हमने एक एनपीओ फॉर्म किया था जिसका नाम था मदद, ठीक है, और इसमें हमने अपने दोस्तों को जोड़ा था, वो एज अ मेंबर बनकर मेरे साथ काम कर रहे थे, है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि हमने जो मदद नाम का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल वेलफेयर, कि हम समाज सेवा का काम करेंगे, हम गरीबों का मदद करेंगे, ठंड में रजाई बांटेंगे, है ना, गर्मी में वो लोगों को क्या बोलते हैं शरबत पिलाया करेंगे, बरसात के मौसम में छाता वगैरह प्रोवाइड कर देंगे गरीब और नीडी लोगों को। तो जो जरूरतमंद लोग रहेंगे उनको मदद करेंगे, ठीक है। जो नीडी लोग हैं उनके घर घर जा जाके अगर उनके यहाँ खाने का दिक्कत हो तो खाने का पैकेट्स प्रोवाइड कर देंगे, मेडिसिन का दिक्कत हो तो मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके का मेरा सोच के साथ हमने एक मदद नाम का एनपीओ फॉर्म किया था ना। अब होगा क्या
कि बेसिकली अगर मान लीजिए हम ठंड के वक्त में रजाई और कंबल बांटते हैं, जैकेट बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं, ठीक है, गर्मी के समय में कपड़ा बांटते हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज एक गारमेंट शॉप के साथ टाई अप कर लेते हैं कि आप मेरे को समय समय पर क्या करते जाना, हमको ये सब चीज सप्लाई करते जाना, और हम आपको जैसे जैसे मेरे पास पैसा आते जाएगा वैसे वैसे हम पेमेंट कर देंगे। तो उस केस में मेरे संस्था के लिए ये क्या कहलाएगा, कंज्यूमेबल गुड्स। और जो भी कंज्यूमेबल गुड्स हमको उधार में मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। जिनसे हमको उधार में ये गुड्स मिलेगा उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। तो अगर हम लोग बात करें कंज्यूमेबल गुड्स का, तो कंज्यूमेबल गुड्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मान लीजिए हमने एक स्कूल ओपन किया है, उसमें हम गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और साथ साथ में हम उसको स्टेशनरी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको पेन, कॉपी, बुक, पेंसिल, रबर, कटर सब कुछ देते हैं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है कि नहीं। मान लीजिए हमने एक स्पोर्ट्स क्लब ओपन कर रखा है, उसमें हम टैलेंट का सर्च करते हैं और टैलेंट सर्च कर करके उनको इंडिया लेवल पे प्रमोट करते हैं, नेशनल लेवल पे प्रमोट करते हैं। और फिर जैसे आप सुने होंगे नाम बीसीसीआई का, बीसीसीआई इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। अब हमने अपना एक छोटा सा क्रिकेट का स्पोर्ट्स क्लब बना रखा है। हम कोनों कोनों से क्या करते हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर लोगों को लाते हैं, ट्रेन करते हैं, और बीसीसीआई क्या करता है, मेरे पास वो टैलेंटेड लोगों को देखता है और फिर उनको वो उठा के ले जाता है और नेशनल लेवल पे लॉन्च कर देता है। तो ये सब काम भी होता है। तो हम जो स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं उसके लिए हमको क्या चाहिएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बेसिकली दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, कंज्यूमेबल गुड्स। तो अगर ये सारे का सारा कंज्यूमेबल गुड्स हम कैश में खरीदते हैं, देन देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिटर। बट जनरली क्या होता है, ये सब चीज हम लोग उधार में भी खरीदते हैं, तो उस केस में क्रेडिटर भी होते हैं, तो हमको उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग भी करना है। तो पॉइंट नंबर ए लिखिएगा, इफ देयर इज नो क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। अगर कंज्यूमेबल गुड्स का कोई क्रेडिटर नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या खर्चा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इज इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स प्लस नेट परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इस तरीके का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकालते थे तब वहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता था, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली नहीं होता है। हम लोग के क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोवाइड नहीं करता है। तो कंज्यूमेबल गुड्स डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इससे हम लोग का वो कंज्यूमेबल गुड्स आ जाएगा जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, वो कंज्यूमेबल गुड्स जो मेरे पास पहले से था, प्लस और जो हम खरीदे, माइनस जो मेरे पास बचा, तो बाकी का कहां गया, बाकी कंज्यूम हो गया। लेकिन इफ देयर इज क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, तो ऐसे केस में हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे कंज्यूमेबल गुड्स का और एक अकाउंट बनाएंगे हम लोग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स का, ठीक है। एक अकाउंट बनाएंगे किसका, कंज्यूमेबल गुड्स का, और एक अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स का। आपने जब इस चैप्टर को क्लास 11, 12 या जब कभी भी कहीं पर भी अगर पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर एक टेबल बनाकर ऐड लेस सीखा होगा, किसको ऐड करना है, इसको लेस करना है। प्लीज डोंट फॉलो इट, वो एब्सोल्युटली गलत है। सर मेरा तो आंसर आ जाता था, अरे वो गलत है फंडा। वो इसलिए फंडा गलत है, पहली बात की देखो, हम बार बार कहते हैं आप लोग हो कौन, पहले अपने आप को पहचानो, आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, अपने आप को रट्टू विद्या से बाहर निकालो, ठीक है। कंसेप्चुअली चीज को सीखना है आपको, ठीक है। वो वाला जो फॉर्मेट ऐड लेस था ना, वो तब परफेक्ट होता है जब आपको अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालो। व्हाट आई वांट टू से, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हम आपको ये अकाउंट सिखा देते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना ही एग्जाम में नहीं आ सकता है, आपसे दूसरा इंफॉर्मेशन भी आपसे मांग सकता है। और अगर आपको एडलेस वाला रट्टू तोता वाला अगर फंडा याद है, तो आप पूरा गड़बड़ा जाओगे।
और आपको अगर लेजर अगर बनाने के लिए आता है तो फिर आप कुछ भी नहीं मिस करोगे, आप आराम से किसी भी तरीके का सम्स को इजिली सॉल्व कर दोगे। तो अगर आप क्लास 11 12 में एनपीओ पढ़े हो तो भूल जाओ आप वहां पर क्या पढ़े हो, ठीक है। ऐसे भी याद तो रहता नहीं है। और आज जो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर दो कि अब हमको इसी तरीके से कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंटिंग करना है, इसके अलावा और कोई भी तरीके से हम कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स का बात करें तो जस्ट जर्नल एंट्री को रिप्लेस करना है ना। हमको एक बात बताओ, अगर हम गुड्स खरीदते तो क्या एंट्री पास करते हैं? फॉर परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या करते हैं? टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से पेमेंट कर रहे तो बैंक अकाउंट, और उधार में खरीद रहे तो क्रेडिटर्स अकाउंट। यही सीखे हो, परचेजेस का यही एंट्री पास होता है। बिल्कुल सेम एंट्री यहां पर भी पास होगा, बस परचेजेस की जगह क्या लिखोगे? कंज्यूमेबल गुड्स। द वर्ड परचेजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड कंज्यूमेबल गुड्स। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। व्हाट इज इट? इज फॉर कैश परचेज, इट इज फॉर कैश परचेज। एंड अगर उधार में खरीदे हो तो टू क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, फॉर क्रेडिट परचेज। अच्छे से समझना, बहुत इजी चीज है, झूठ मूठ का इसको लोग टफ बना देता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा ना तो कोई भी चीज आपके लिए टफ नहीं है। तो देखो, हम कंज्यूमेबल गुड्स खरीदे तो हम क्या एंट्री पास किए? कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू क्रेडिटर अकाउंट। तो हम कंज्यूमेबल गुड्स के डेबिट में लिख दिए टू कैश या बैंक, कैश परचेज, टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिटर वाला उसका रिस्पेक्टिव पोस्टिंग भी कर दिए। अब मान लो परचेज रिटर्न है। बेसिकली हम लोग तो पढ़ रखे हैं कि कैश परचेज रिटर्न भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज रिटर्न भी हो सकता है। पर इस चैप्टर में आपको, इस टॉपिक में, एक तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं देता है क्वेश्चन में, और दूसरा कैश परचेज रिटर्न नहीं देता है। तो जो देता है वही बेसिकली आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न, यही बेसिकली हम लोग को मिलता है क्वेश्चंस में। और जो नहीं मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम आज आपको नहीं पढ़ा रहे और एग्जाम में आपके आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रेडिट परचेज रिटर्न का, तो जो क्रेडिट परचेज रिटर्न होता है उसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की जगह क्या लिख देंगे? कंज्यूमेबल गुड्स। हम लोग परचेज रिटर्न का एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा? कंज्यूमेबल गुड्स। तो यहां लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। ये क्या है? परचेज रिटर्न है, टू कंज्यूमेबल गुड्स परचेज रिटर्न। आई होप यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल से समझना। आपने 100 रुपए का सामान कैश में खरीदा था और 300 रुपए का सामान उधार में खरीदा था, 400 का सामान हो गया। मान लीजिए 50 का सामान आपने रिटर्न कर दिया था, तो अभी आपके पास स्टॉक में कितना पड़ा हुआ होना चाहिए? आपने 100 रुपए का सामान कैश में खरीदा, 300 रुपए का सामान उधार में खरीदा, कुल मिलाकर 400 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए का सामान रिटर्न कर दिया। तो आपके पास अभी सामान कितने का होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में? 350। मान लीजिए आपकी क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस शीट। आपकी क्लोजिंग स्टॉक में मान लीजिए 100 यूनिट है। आपकी क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है? 100 यूनिट है, या 100 रुपए का सामान है। तो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा था, 300 रुपए का सामान उधार में खरीदा था, कैश में खरीदा था 100 रुपए का, उधार में खरीदा था 300 रुपए का, तो कुल मिलाकर 400 रुपए का सामान हो गया। उसमें 50 रुपए का सामान आपने रिटर्न कर दिया, तो आपके पास 350 का सामान होना चाहिए, लेकिन है सामान 100 रुपए का। तो बाकी का 250 कहां गया? बाकी का 250 कंज्यूम हो गया। दैट इज व्हाट? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही होगा वो अमाउंट कंज्यूम्ड, ठीक है। यही हम आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो जो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा वो क्या आएगा? कंज्यूम्ड। कि सिंपल सा बात है, आपने कुछ सामान खरीदा, कुछ रिटर्न कर दिया, तो बाकी बचना चाहिए। अब बाकी जितना बचना चाहिए उतना नहीं बच रहा है, उससे कम बच रहा है, तो बाकी का कहां गया? कंज्यूम हो गया। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट। बस इसको याद कर लेना, याद कर लोगे ये चैप्टर औकात पे आ जाएगा, कमांड पे आ जाएगा।
याद नहीं करोगे तो फिर ये चैप्टर फिर परेशान करेगा। नेक्स्ट, जैसा कि यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने 300 रुपए का सामान उधार पे खरीदा था और 50 रुपए का हमने रिटर्न कर दिया, तो हमारा क्लोजिंग कितना बचेगा? 250 रुपए बचेगा। ठीक है, क्लोजिंग बचेगा 250 रुपए क्रेडिटर का। लेकिन मान लीजिए क्रेडिटर का क्लोजिंग 250 नहीं बच रहा है, 100 बच रहा है, तो बाकी 150 कहां गया? बाकी का हमने पेमेंट कर दिया। तो टू बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। दिस इज व्हाट? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बोलो या जो भी बोलो, दिस इज व्हाट? पेमेंट टू क्रेडिटर। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि 100 रुपए का कैश में खरीद रहे थे, 300 रुपए का उधार में खरीद रहे थे, है ना, और 50 का रिटर्न कर रहे थे। तो 300 का उधार में खरीदे, 50 का रिटर्न किए, तो बचना चाहिए कितना? 250 रुपए क्रेडिटर का बचना चाहिए। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेडिटर बाकी 100 रुपए है, तो 150 रुपए का क्रेडिटर कहां गया? पेमेंट कर दिए। 150 रुपए का क्रेडिटर का क्या किया? पेमेंट कर दिए। और ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर है, ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर बन जाएगा। ये जो 100 रुपए का क्लोजिंग क्रेडिटर है, ये अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर बन जाएगा। आई होप यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट, हमको एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 300 रुपए का हमने क्रेडिट परचेज किया, 50 रुपए का रिटर्न आया, है ना, तो कितना बचा? 250 रुपए। हमने 150 की जगह मान लीजिए 500 पेमेंट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो बच्चों, सोचो। हमने 300 रुपए को उधार में खरीदा था, 50 रुपए का रिटर्न कर दिया था, 250 बनता है। अब हमने पेमेंट 500 रुपए कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। क्या धरती पे अवतार केवल उधार लेने के लिए हो? क्या धरती पे दूसरों पे केवल बोझ बनने के लिए अवतार लिए हो? क्या दूसरों को कल्याण नहीं करोगे? अरे ठीक है ना, वो क्रिएटर को पैसे की जरूरत था, आप उससे टाई अप कर रखे हो, वो आपकी संस्था को मदद करता है, वो आपको उधार में सामान देता है, ठीक है। और हो सकता है कि जितना वो जनरली दूसरों को उधार देता होगा, उससे ज्यादा समय के लिए आपको उधार देता होगा। आज उसको पैसे का जरूरत पड़ा, तो आपका संस्था का फर्ज बनता है उसका मदद करने का, तो आपने उसका मदद कर दिया, आपने उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया कि लो एडवांस ले लो, बाद में तुमसे जब माल ले लेंगे तो पैसा एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्लोजिंग फिगर किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, राइट साइड। तो ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस। ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस। और ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग एडवांस। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिटर जितना हमसे पैसा पाता होगा, उससे हम जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर देंगे। तो ये जो मेरा क्लोजिंग एडवांस निकलेगा, ये अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग एडवांस। एंड दिस इज द फुल फ्लेजेड कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एंड क्रेडिटर अकाउंट। पता है, जब हम लोग फुल फ्लेजेड सम बनाएंगे तो क्रेडिटर अकाउंट में ये वाला जो कंज्यूमेबल गुड्स है और ये वाला कंज्यूमेबल गुड्स है, कोई एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि कंज्यूमेबल गुड्स में जाकर फिट बैठेगा, या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। और उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कर सकेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल सकेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्रेडिटर अकाउंट को कंज्यूमेबल गुड्स के साथ सीखे। तो बेसिकली क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कंज्यूमेबल गुड्स में जाएगा, और कंज्यूमेबल गुड्स में जाने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंज्यूम्ड वाला फिगर निकाल पाएंगे। और आप लॉजिकली देखो तो क्रेडिटर अकाउंट दे दिया है, इसीलिए हम लोग अकाउंट सीख रहे हैं। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो हम लोग जो पहला वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ये वही कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक। ये क्या है? टू बैलेंस बिडिंग। ये ओपनिंग स्टॉक है, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो ये जो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और ये जो परचेज रिटर्न है, ये क्या है? नेट परचेजेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक में ये नेट परचेजेस में ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं दिया गया, या क्रेडिटर्स अकाउंट दे या ना दे, कंसेप्ट वाइज सेम काम कर रहे हैं, बस बनाने का तरीका अलग है। अगर क्रेडिटर अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो नेट परचेज का मतलब क्या होगा? केवल कैश परचेज। और अगर क्रेडिटर अकाउंट दिया हुआ है तो नेट परचेज का मतलब क्या होगा? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो चाहे आप ए तरीके से बनाओ या बी तरीके से बनाओ, जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? सेम। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट। अब इसमें एक दो बात आपको नोट करना है। वो नोट क्या करना है? ये जो कंज्यूमेबल गुड्स का ये है, ये क्या है? ये है ओपनिंग स्टॉक। इसको कहां लिखते हैं? इसको लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब सर ये कहां से आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट? देखो हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको फुल फ्लेजेड सम में हमारा कैपिटल फंड नहीं बताता है, तो उसके लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। और लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बोला था किताबी डेफिनेशन है कैपिटल फंड का, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। तो हमको क्या करेगा ना, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड ना बताकर ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी बता देगा। तो हमको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, उसमें ओपनिंग एसेट एंड ओपनिंग लायबिलिटीज को प्लेस करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड। तो उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। तो जो फुल फ्लेजेड सम होता है ना, उसमें हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ रहता है, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, और वर्किंग नोट नंबर 2 में ये सब जो हेल्पिंग अकाउंट सीखने जा रहे हैं ये सब 1 बाय 1 बनाते हैं। तो ये जो मेरा कंज्यूमेबल गुड्स का बैलेंस बीडी है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, इसको कहां दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और इसको, ये क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये कहां दिखेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। तो ये सब लिखते चलो, कंज्यूमेबल गुड्स का टू बैलेंस बीडी ये कहां दिखेगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस सीडी है, ये क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। व्हाट अबाउट क्रेडिटर अकाउंट, ये जो बाई बैलेंस बीडी है इसका मतलब क्या है, ओपनिंग ड्यू, और ये ओपनिंग ड्यू कहां दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और ये जो टू बैलेंस सीडी है इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग ड्यू, ये कहां दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। डेबिट में जो टू बैलेंस बीडी है इसका मतलब क्या है, ओपनिंग एडवांस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। और ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग एडवांस, ये कहां दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब करंट ईयर का बैलेंस शीट। तो ये सब भी लर्न करना है। और एक लास्ट बात आपके साथ शेयर करना, वो ये इस टॉपिक का कि कंज्यूमेबल गुड्स में जो तुम डेबिट में देख रहे हो, टू कैश या बैंक, कैश परचेज, जब तक क्वेश्चन में आपको क्रिस्टल क्लियर कैश परचेज वर्ड ना बोले तब तक हम उसको कैश परचेज नहीं ट्रीट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा ना कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो जब हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे टू कैश या बैंक ले लेंगे कैश परचेज। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बोलेगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है, अमाउंट पेड टू स्टेशनरी, तो इसका मतलब वो पेमेंट टू क्रेडिटर है। सरल शब्दों में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आप कंज्यूमेबल गुड्स रिलेटेड अकाउंट बनाओगे तो क्वेश्चन में देखना लैंग्वेज क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अगर क्रिस्टल क्लियर कह रहा है कैश परचेज, ये 2 वर्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, कैश परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स जो भी है, तो उसको कैश परचेज मानेंगे। अदरवाइज किसी भी तरीके का पेमेंट का बात करेगा तो हम मानेंगे वो पेमेंट टू क्रेडिटर है। आइए समझने के लिए सम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। जून 2005, ठीक है। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005। आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 2003 एंड 4। हम लोग का 1 अप्रैल 2004 का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, हम लोग को करंट ईयर 2004-5 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब कह रहा है पिछले साल का एडवांस इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब लास्ट ईयर जो हम एडवांस पे किए थे वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो लास्ट ईयर जो एडवांस दिए होंगे वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस होगा, और वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। अगर हम ये कहते हैं कि लास्ट ईयर का एडवांस इस साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर लास्ट ईयर अगर हम कोई एडवांसेस पेमेंट किए होंगे तो वो लास्ट ईयर क्या रहा होगा, क्लोजिंग एडवांस, और वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। अगर हम अपने स्टाफ को 15 महीने का सैलरी देते हैं तो 12 महीने का सैलरी तो इस साल से रिलेटेड था और 3 महीने का सैलरी अगले साल से रिलेटेड था, तो वो जो 3 महीने का हम सैलरी दिए हैं वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग एडवांस।
और वो अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। तो ये एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी बता रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2004-5 में आपने 2160 रुपए का स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे किया है। क्या क्वेश्चन में बोला कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी है? क्वेश्चन में ये बोला कि हम अमाउंट पे कर रहे हैं स्टेशनरी के लिए। तो आप किसी भी नाम से अगर अमाउंट पे करोगे स्टेशनरी का तो वो पेमेंट टू क्रेडिटर माना जाएगा। क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर बोलना होगा कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है और एडवांसेस पेड करंट ईयर का दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या बनाना होगा, हमको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बनाना होगा और साथ ही साथ और हमको क्या बनाना पड़ेगा, और हमको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो आइए बना लेते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट ले लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। नॉर्मल फॉर्मेट लेना ना, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं नॉर्मल फॉर्मेट लेना, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चूंकि आप लोग सीनियर बच्चे हो इसलिए हम मान ले रहे हैं कि आप प्रॉपर फॉर्मेट ले रहे हो। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 600, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 600। फिर ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ 400, तो बाय बैलेंस बीडी 400। उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट ईयर का एडवांसेस इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 40 रुपया, तो ये मेरा ओपनिंग एडवांस है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी यानी पेमेंट टू क्रेडिटर, तो टू कैश या बैंक जो भी लिखना चाहते हो 2160। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बता रहा है 100 रुपीज। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो सिंपली आपको क्या करना है, अमाउंट पोस्ट करना है एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन यही है कि आपको फॉर्मेट पूरी तरीके से याद रहना चाहिए कि कौन अमाउंट कहां जाता है और क्यों जाता है, उसका डिस्कशन अच्छे से हो चुका है। क्लोजिंग क्रेडिटर है 260 का, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी 60,
और क्लोजिंग एडवांस 60 रुपए है। तो जो जहां जाना चाहिए बस हमको वहां वहां पोस्ट कर दीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था, क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में जाएगा और फिर वहां से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये आ गया 2500। ये बहुत इजी है, इसको प्रॉपरली रिवाइज करो, हो सके तो वीडियो एक बार फिर से प्ले करके देखो। रिकॉर्डेड क्लासेस का तो एडवांटेज उठाना चाहिए ना। अगर कंज्यूमेबल गुड्स में कंफ्यूजन है तो फिर से वीडियो सुनो। बस आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि कौन कहां जाता है, और वो फॉर्मेट बना कैसे वो भी हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। अच्छा देखो, जैसे हम लोग जो फुल फ्लेजेड सम बनाएंगे उसमें तो ये वर्किंग नोट के रूप में बनेगा। फुल फ्लेजेड सम में हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका पोस्टिंग होगा। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2005 मतलब करंट ईयर का बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2005 का, सॉरी 2004 का। ठीक है, तो जो फुल फ्लेजेड सम होगा उसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे और वर्किंग नोट नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेंगे। तो देखो ये जो 2500 का फिगर है ये यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड बोलकर, है ना। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 600 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 100 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। है ना। और ये जो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी वो तो यहां से बैलेंसिंग फिगर आया ना। अब चलिए इसका बात करते हैं। ये जो ओपनिंग क्रेडिटर है एडवांस पेड टू क्रेडिटर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, एडवांसेस टू क्रेडिटर। ये जो ओपनिंग है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लायबिलिटी साइड में 400। अच्छा, ये जो क्लोजिंग है 60 रुपीज का क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग एडवांसेस है, एडवांस टू क्रेडिटर 60। और ये जो क्लोजिंग 260 है ये इधर आ जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 260। ठीक है, ये वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा, या फिर बोलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही आया है। ठीक है, और ये वाला यहां गया और उसके दम पे 2500 का फिगर निकाले। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये क्या है, ये क्रेडिट परचेज आया है।
तो ये इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का पोस्टिंग होता है। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का पोस्टिंग सिखाएं, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कौन फिगर कहां जाएगा, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी लिख लेना, इसको रिवाइज करने में मदद होगा, और रिवाइज तो करना ही है डेफिनेटली। चलिए, आज आपका स्टेप बाय स्टेप होमवर्क क्या है? आज होमवर्क नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? रिवाइज टुडेज क्लास, आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, ठीक है। ध्यान रहिएगा, कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट के केस में कोई भी तरह का पेमेंट बोलेगा, आप मानोगे पेमेंट टू क्रेडिटर है। क्वेश्चन जब क्रिस्टल क्लियर बोलेगा ना, कैश परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंज्यूमेबल गुड्स, तब आप मानोगे वो कैश परचेज है। इसको लेकर सतर्क रहना, सावधान रहना, क्योंकि स्टूडेंट को फीलिंग आ जाता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी का मतलब है सर हम स्टेशनरी के लिए पेमेंट किए यानी कैश परचेज। अरे उतना क्रिस्टल क्लियर मीनिंग नहीं निकालना है। कैश परचेज सब जब क्रिस्टल क्लियर बोला रहेगा तभी वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में टू कैश लिखोगे, अदरवाइज वो किसी भी तरीके का पेमेंट बोलेगा कंज्यूमर गुड्स में तो वो पेमेंट टू क्रेडिटर है, बात खत्म। चलिए, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय एवरीवन।